डायरेक्टर साहब के साथ उपस्थित तमाम अधिकारीगण और मीडिया के सभी सम्मानित साथी, आपको आज के इस हम लोगों के आपस में मिलने का परिप्रेक्ष्य सचिव लोकेश जी ने बता दिया है कि ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है और ये मेरे लिए भी एक चांस या अवसर की बात कहिए कि संयोग से अभी यह विभाग मेरे पास है। वैसे मंत्रिपरिषद का विस्तार होने ही वाला है, फिर पता नहीं ये विभाग जिसके साथ रहे, लेकिन फिलहाल आज तो ये अवसर हमको मिलना था जो पूर्व निर्धारित आज की तिथि थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैसे तो विभाग सरकार के बहुत हैं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी शिक्षा, इसका आज के ज़माने में कितना महत्व है ये आप में से किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हम ये भी कहें कि आज की दुनिया ही विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का इतना दूर तक प्रवेश हो चुका है कि आज इस विभाग या इस विभाग से जुड़े गतिविधियों के बिना हम सामान्य जीवन ही नहीं जी सकते हैं। ये इस विभाग का महत्व है। और विज्ञान तकनीक कितना लोगों को प्रभावित करता है, ये आप में से कोई भी आदमी अपने ही एक दिन की दिनचर्या में सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक जितने गतिविधि आपकी होती है, जितनी गतिविधियाँ, उसी में आप देख लीजिएगा जो विज्ञान का कितना प्रवेश रहता है। और उसके कारण भर दिन जो आप काम करते हैं वो कितना आसान, सरल और गतिशील हो जाता है। यही इस विभाग का महत्व है। और आज अगर सच पूछते हैं तो भविष्य अगर किसी विभाग का सबसे अधिक उज्जवल या गतिमान होने की संभावना है तो वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा है। बिहार भी इस मामले में जागरूक रहा है और आपको लोकेश जी ने बताया कि बहुत शुरू में ये उद्योग विभाग के साथ ही एक डायरेक्टरेट के रूप में किसी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बाद में फिर 70 के दशक में, या अगर सीधा कहें तो 1978 में ये एक अलग विभाग बना और अलग विभाग के रूप में ये काम कर रहा था। सच पूछते हैं तो इस विभाग की मौलिक और असली गतिविधियां प्रारंभ हुई जब इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनी और उन्होंने जो शुरू से ही इसके महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में काम प्रारंभ किए, उसका नतीजा आज स्पष्ट रूप से हम आप सभी देख रहे हैं कि समाज पर कितना ज़्यादा असर हो रहा है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक संस्थान हो, याद करिए ये समझिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला रहा है। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में इन्हीं सब योजनाओं या प्रक्रियाओं के कारण बिहार सबसे अग्रणी प्रदेश पूरे देश में माना जाता है। हम खुद उपस्थित रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक, कम से कम 3 अवसरों पर जब वो बोल रहे थे, मैं खुद था उस कार्यक्रम में,
कि भाई महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार सरकार और नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने भी जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया है, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों से जो बिहार प्रगति के रास्ते बढ़ रहा है, उसमें इस विभाग का समझिए कि सिर्फ योगदान नहीं है, ये बड़ा मौलिक योगदान, जिसको जड़ से सुधारने का सिस्टेमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए इस विभाग की तरफ से हमने, और भी चीजें हैं जो आप जानना चाहेंगे, हमारे सचिव भी हैं, बताएंगे, या आपकी जो जिज्ञासा होगी हम लोग भी उसको पूरा करना चाहेंगे। लेकिन संक्षेप में यही है कि भविष्य के निर्माण की आधारशिला बनाने वाला ये विभाग है, क्योंकि जमाना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला है। इसलिए इस विभाग का महत्व तो आने वाले समय में और बढ़ने वाला है, और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको सकते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं कुछ विभाग के जो आंकड़े में उपलब्धियां हैं उसको मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। पहला चीज है कि ये विभाग, ऐसा सर ने बताया 1958 कि हर ब्लॉक में अगर आप सर्वे कराते तो 5-10 बच्चे, कोई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो कोई कहीं पढ़ रहा है। मतलब कि हमारा संसाधन भी बाहर जा रहा है, उससे दूसरे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, और हमारे बच्चे भी वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, और पढ़ के एक बार यहाँ आ गए, और अगर यहाँ उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो तो वो बेरोजगारी का दबाव भी हमारे प्रदेश पे बढ़ता था। इतने तरह की मतलब परेशानी भरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार ने इस क्षेत्र पे ध्यान देके काम शुरू किया, तो नीति ही 7 निश्चय के तहत बन गई कि सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे। ये नीति बनी, और सब आप लोग जानते हैं कि आज ये सफलता से काम कर रहा है। 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और बल्कि पॉलिटेक्निक संस्थान तो 38 से ज़्यादा 46 काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अब बच्चे, स्वाभाविक रूप से बिहार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब समझिए हजारों बच्चे प्रतिवर्ष बिहार में ही रहकर इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेस में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, रोजगार के लायक वो मैंने अपने को बना पा रहे हैं। इससे बिल्कुल परिदृश्य ही बदल गया है, और ये हमारे नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा देने के मामले में हो या तकनीकी शिक्षा देने के मामले में हो,
ये समझिए एक गेम चेंजर नीति नीतीश कुमार जी ने बनाई थी और इसके नतीजे अब सतह पर आ रहे हैं। जब आप अलग अलग संस्थानों के बच्चों की उपलब्धियां देखिएगा तब आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी योजना की शुरुआत कितना महत्व देते हुए की गई थी और आज पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। और एक बार ये सब हो गया और हम तो बगल में बैठे हैं लोकेश जी, इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था। शुरू में तो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग कहलाता था और काम होता था सबसे अधिक और सबसे ज़रूरी सबसे अधिक समाज पर असर डालने वाला, तो वो होता था तकनीकी शिक्षा का। तो हमें याद है कि इन्होंने ही अपने समय में विभाग का नाम बदलने का भी ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया था। संयोग से मैं भी उस वक्त कैबिनेट का सदस्य था। तो अब सही नाम पर ये विभाग काम कर रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी या प्रावैधिकी जो कहिए और तकनीकी शिक्षा। तो इस रूप में आज विभाग काम कर रहा है और मेरे पास आंकड़े भी हैं बताने को और चीज़ें भी हैं कि कितने हमारे बच्चे आज निकलते हैं और हजारों बच्चे इन संस्थानों से निकल के आज अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, पा चुके हैं और भविष्य में भी पाने वाले हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। एक तो बाहर बच्चे जाते थे वो बंद हो गया, बिहार का संसाधन बाहर दूसरे प्रदेशों में जा रहा था वो बंद हो गया। हमारे यहाँ घर में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी सहूलियत हो रही है और अभिभावक गण कितना अभिभूत है, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जिम्मेदारी से कहानी बता सकता हूँ। इसलिए कि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है और जिनके स्थानीय लोगों के बच्चे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला उससे जाएं, जो उसमें घर में रह के एक तरह से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च होता था अभिभावकों का। आज घर में रह के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझिए समाज का रूप बदलने वाला, समाज को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला, समाज के आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव हो रहा है। और कई तरह के इन लोगों ने मतलब अतिरिक्त इसमें जो कहिए अपने समझ बूझ से इनोवेटिव आइडियाज़ भी लगाए हैं कि कई सारे महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। और वो भी हमारे पास आंकड़े हैं कि जहाँ कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, मतलब वहाँ के उन विषयों में, उन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है, तो वहाँ के जो छात्र पढ़ के निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ गई है। उनको जो मार्केट में कहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसमें उनकी मांग और कीमत भी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी बात है और प्रत्यक्ष उदाहरण या जिसको कहिए दृश्यता है, विजिबिलिटी है, जो सब लोग देख रहे हैं। इसको कोई अधिक गहराई से जाने की भी ज़रूरत नहीं है और हर इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं, देहाती क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये जो एक परिकल्पना है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, उसका भी ज़बरदस्त उदाहरण है कि आपने देखा कि जो बिहार में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान हैं
जो यूनिवर्सिटी के अधीन हैं, उसमें सरकार ने जो आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण है, वो तो अपनी जगह अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए है ही, जो इसको इंक्लूसिविटी प्रदान करता है, समावेशिता जो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बच्चे आज उन संस्थानों से लाभ ले रहे हैं और समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। और एक वर्ग जो हर सामाजिक वर्ग में उपेक्षित रह जाता था, महिलाओं का, बच्चियों का, उनके लिए विशेष रूप से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। क्षैतिज आरक्षण है 33% का, माने हर वर्ग से जो उनके कोटा की सीट है उसकी 1/3 लड़कियां, बच्चियां जाती हैं। ये समझिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला रहा है। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में इन्हीं सब योजनाओं या प्रक्रियाओं के कारण बिहार सबसे अग्रणी प्रदेश पूरे देश में माना जाता है। हम खुद उपस्थित रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक, कम से कम 3 अवसरों पर जब वो बोल रहे थे, मैं खुद था उस कार्यक्रम में, कि भाई महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार सरकार और नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने भी जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया है, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों से जो बिहार प्रगति के रास्ते बढ़ रहा है, उसमें इस विभाग का समझिए कि सिर्फ योगदान नहीं है, ये बड़ा मौलिक योगदान है, जिसको जड़ से सुधारने का सिस्टमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इस विभाग की तरफ से हमने, और भी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे, हमारे सचिव भी हैं, बताएंगे, या आपकी जो जिज्ञासा होगी हम लोग भी उसको पूरा करना चाहेंगे। लेकिन संक्षेप में यही है कि भविष्य के निर्माण की आधारशिला बनाने वाला ये विभाग है, क्योंकि ज़माना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है। इसलिए इस विभाग का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको सच पूछते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा मात्रा में जाती है। जीई है जो वेल्डिंग में आपका है, LNT है सिविल के लिए ले जाता है, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बहुत सारे अलग अलग हैं काफ़ी, और सबका प्लेसमेंट यहाँ चलता रहता है, सबके सेंटर बने हुए हैं। अखिल भारतीय जो है सो तकनीकी शिक्षा परिषद का 1 मार्च को एक रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें बिहार का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल नहीं है सर। कौन सा निर्देश? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षक 1 मार्च को जारी किया था, एक भी नहीं, उसमें एक भी नहीं है। क्या चीज में? NBA में या क्या में? NBA। हाँ, NBA का एक्रेडिटेशन जो होता है उसका आपको गाइडलाइन समझना पड़ेगा। NBA एक्रेडिटेशन एक बहुत अच्छा चीज है। हम लोगों ने 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के सिविल ब्रांच का NBA एक्रेडिटेशन कराया था। इधर नालंदा के चंडी का भी एक ब्रांच में एक्रेडिटेशन हुआ था। NBA एक्रेडिटेशन के कुछ शर्तें होती हैं। उस शर्तों में एक बहुत बड़ा शर्त है
कि जो टीचर्स हैं वो परमानेंट टीचर 3 साल उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज जनरली जो टीचर्स आए बने हैं 22-23 में ज़्यादा, और टीचर्स भी उसी दौरान आए हैं, तो अब एनबीए के एलिजिबिलिटी को अब हम लोग फुलफिल करने की स्थिति में है। लिहाजा सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एनबीए पर अप्लाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस वर्ष में काफ़ी संख्या में हमको एनबीए एक्रेडिटेशन मिलेगा, क्योंकि हम उन शर्तों को अब पूरा कर रहे हैं। सर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड 2 सवाल है मेरे। सर, पहला सवाल ये है कि जितने भी जो 75 सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो 75 नए सीओईज जो हैं उसमें कितने जगहों पे टीचर्स के लिए ऑन साइट ट्रेनर्स हैं? देखिए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इसका हब एंड स्पोक मॉडल में था, अब तो सभी का हब कर दिया गया। उसमें है कि एक ब्रांच में एक जगह बनाया गया है, और उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी भी ब्रांच का बच्चा पढ़ सकता है। तो जितने हमारे टीचर हैं इनका आईआईटी में स्पेशल ट्रेनिंग होगा, और इनके द्वारा एग्जाम भी दिया गया कि ये उस कोर्स को पास पढ़ाने के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। तो वही टीचर स्पेशल ट्रेनर बने, और ये वहाँ अलग से क्लास लेते हैं। ये टीचर जो परमानेंट टीचर प्लस आईआईटी की टीम के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं, थर्ड पार्टी इवेल्युएशन कराया जाता है, और कुल मिलाकर के एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जब कोई ब्रांच में कोई टीचर नहीं है तो उनको बाहर से 2 दिन 4 दिन ला करके किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी क्लास लेने के छूट है, पैसे दिए जाते हैं, उनको फ्रीडम, और वो आईआईटी भी उनको ऑन रोल ले आके ऑनलाइन क्लासेस कराता है। और ऑन साइट जो बोल रहे हैं, ऑन साइट सारे टीचर जो हमारे हैं वो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, सिविल ले लीजिए, नया नया ब्रांच है, उस सब में बहुत ही क्वालिफाइड टीचर बीपीएससी से क्वालिफाई करके जा चुके हैं। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक परसेप्शन के कारण बहुत सारा चीज हम लोग नहीं जान पाते हैं कि बिहार का टेक्निकल एजुकेशन ऐसे है। मैं सबको बोलता हूं कि आप जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज विजिट करिए, पॉलिटेक्निक विजिट करिए, बच्चों से इंटरेक्ट करिए, टीचर से इंटरेक्ट करिए, और तब परसेप्शन बनाइए, और उसके बाद फिर समाज में जागरूकता फैलाइए। सर, दूसरा छोटा सा सवाल ये है कि सर मेंटेनेंस के लिए क्या प्रोविजन है, जो भी वहाँ पे रोबोटिक्स के पार्ट हैं? मेंटेनेंस एएमसी पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है। दूसरा चीज, बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए पावर भी डेलीगेट किए गए। और आपको कहीं लगे किसी बिल्डिंग के मेंटेनेंस में दिक्कत है तो बताइएगा, हम लोग करवा देंगे। सचिव महोदय, आप कह रहे हैं कि जाइए, बच्चों से मिलिए, वहाँ प्रेजेंटेशन बनाइए, वहाँ तो अंदर में जाने पर कुछ बच्चे जाते हैं, रिपोर्टर जाते हैं, तो टीचर कहता है कि कहाँ से परमिशन लेकर के आए हैं, मार करने के लिए, खून करने के लिए। ठीक है, इसका हम लोग समाधान कर देंगे। आता है अपने 12 बजे टीचर, माननीय मंत्री जी, ऐसा नहीं है। आप में देख लीजिए, जाते हैं बच्चे, जाते हैं, जो रिपोर्टर है वो कहता है कि इंजीनियरिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 38 और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान इसमें पढ़ाई हो रही है, और एक 47वां बगहा पश्चिम चंपारण में स्वीकृत हुआ है, जिसमें आगामी सत्र से पढ़ाई होगी। इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई है, अभी प्राइवेट में या जहाँ भी लोग कई बार स्टूडेंट क्रेडिट लोन लेकर के या जैसे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ के संस्थानों के बारे में जो सुविधाएं आप लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ टीचर्स आपके बहुत अच्छे क्वालिटी के बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं, और लैब बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था है, तो इन हाउस कैंपस चल रहा है, अटेंडेंस की व्यवस्था, और यूनिवर्सिटी का सेशन एकदम अप टू डेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई यहाँ पे है, नामांकन शुल्क 10 रुपया और शिक्षण शुल्क 10 रुपया प्रति माह, 10 रुपया प्रति माह नामांकन शुल्क प्रति वर्ष है 10 रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हर महीने 10 रुपया शिक्षण शुल्क है। पॉलिटेक्निक में 5 रुपया प्रति वर्ष नामांकन शुल्क है, और 5 रुपया प्रति माह एजुकेशन फी, ट्यूशन फी। आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। उसके अलावा लोग बोलते हैं कि और क्या खर्चे, तो और क्या खर्चे में आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास तो आपका खर्च करना पड़ेगा ना, हॉस्टल का रूम 1000-1200 सालाना होता है, प्लस आपका खाना पीना, प्लस विकास शुल्क में 2500 रुपया साल में लिया जाता है कि बच्चों का आना जाना, कुछ 2500 रुपया कुछ भी नहीं है, और 500 रुपया से 600 रुपया के आसपास उनका बीमा कराया जाता है। तो कुल मिला के फीस तो है 10 रुपया ट्यूशन फी प्रति माह, और नामांकन 10 रुपया, और 2500 रुपया भी जो लिया जाता है वो बहुत ओवरऑल उसके पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए व्यय किया जाता है। इसके अलावा कोई खर्चा सरकारी संस्थान में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और टीचर्स सब इसमें जो नियुक्त हुए हैं बीपीएससी से पास करके
प्रॉपर कई NIT IIT से पढ़े हुए लोग यहाँ पर टीचर्स हैं। लैंग्वेज के भी टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, प्लस हर ब्रांच के टीचर हैं। और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक का जो उत्थान हुआ, इसके पीछे 2 सरकार के कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 में सरकार ने संकल्प किया कि हम हर जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे सरकारी। तो पहले 5 ही थे, तो फिर ये 33 जगह बना, और पॉलिटेक्निक थे 16-17, लेकिन एक ही जिले में 2-2 भी थे, तो कुल मिलाकर के 44 बना। बाद में नाथनगर हम लोग इंडस्ट्री से टेक ओवर करके बनाए और बाढ़, तो 46 हुआ। बगहा में दूसरा उस जिले में रहेगा, लेकिन बगहा जो कि बड़ा एरिया है, तो वहां 47वां बनेगा। 7 निश्चय 2 में आया कि अब पठन पाठन की गुणवत्ता और नियोजन पे जोर दिया जाए, इसके लिए नए ब्रांचेज में पढ़ाई की जाए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT पटना के सहयोग से बने 3 ब्रांचेज में बने, और इनका नॉर्मल पढ़ाई के अलावा इनकी अलग पढ़ाई होती है, अलग सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और IIT ज्वाइंटली देता है। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 7 निश्चय 2 के कंसेप्ट में थे। तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इस तरह के ब्रांचेज में पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। और इनके जो कोर्सेस हैं, एक होता है नॉर्मल कोर्स पढ़ाई का, एक होता है मार्केट में इंडस्ट्री रेडी और एम्प्लॉयमेंट रेडी कोर्स, वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चलता है, इसका अलग से होता है। इसके कारण भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है। तो जहां तक सीट का प्रश्न है, अभी आप देखेंगे कि सीट भी काफी बढ़ा है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो पास कर रहे हैं बच्चे, वो तो अलग आंकड़ा है, लेकिन जो बोला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग 38 और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान जिसमें पढ़ाई हो रही है, और एक 47वां बगहा पश्चिम चंपारण में स्वीकृत हुआ है, जिसमें आगामी सत्र से पढ़ाई होगी। इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई है, अभी प्राइवेट है या जहाँ भी लोग कई बार स्टूडेंट क्रेडिट लोन लेकर के या जैसे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ के संस्थानों के बारे में जो सुविधाएं आप लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ टीचर्स आपके बहुत अच्छे क्वालिटी के BPSC से नियुक्त हुए हैं, और लैब बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था है, तो इन हाउस कैंपस चल रहा है, अटेंडेंस की व्यवस्था, और यूनिवर्सिटी का सेशन एकदम अप टू डेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई यहाँ पे है, नामांकन शुल्क 10 रुपया और शिक्षण शुल्क 10 रुपया प्रति माह, 10 रुपया प्रति माह नामांकन शुल्क प्रति वर्ष है 10 रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हर महीने 10 रुपया शिक्षण शुल्क है। पॉलिटेक्निक में 5 रुपया प्रति वर्ष नामांकन शुल्क है, और 5 रुपया प्रति माह एजुकेशन फी, ट्यूशन फी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। उसके अलावा लोग बोलते हैं कि और क्या खर्चे, तो और क्या खर्चे में आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास तो आपका खर्च करना पड़ेगा ना, हॉस्टल का रूम 1000-1200 सालाना होता है, प्लस आपका खाना पीना, प्लस विकास शुल्क में 2500 रुपया साल में लिया जाता है कि बच्चों का आना जाना, कुछ 2500 रुपया कुछ भी नहीं है, और 500 रुपया से 600 रुपया के आसपास उनका बीमा कराया जाता है। तो कुल मिला के फीस तो है 10 रुपया ट्यूशन भी प्रति माह, और नामांकन 10 रुपया, और 2500 रुपया भी जो लिया जाता है वो बहुत ओवरऑल उसके पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए व्यय किया जाता है। इसके अलावा कोई खर्चा सरकारी संस्थान में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और टीचर्स सब इसमें जो नियुक्त हुए हैं BPSC से पास करके, प्रॉपर कई NIT IIT से पढ़े हुए लोग यहाँ पर टीचर्स हैं। लैंग्वेज के भी टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, प्लस हर ब्रांच के टीचर हैं। और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक का जो उत्थान हुआ, इसके पीछे 2 सरकार के कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 में सरकार ने संकल्प किया कि हम हर जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे सरकारी। तो पहले 5 ही थे, तो फिर ये 33 जगह बना, और पॉलिटेक्निक थे 16-17, लेकिन एक ही जिले में 2-2 भी थे, तो कुल मिलाकर के 44 बना। बाद में नाथनगर हम लोग इंडस्ट्री से टेक ओवर करके बनाए और बाढ़, तो 46 हुआ। बगहा में दूसरा उस जिले में रहेगा, लेकिन बगहा जो कि बड़ा एरिया है, तो वहां 47वां बनेगा। 7 निश्चय 2 में आया कि अब पठन पाठन की गुणवत्ता और नियोजन पे जोर दिया जाए, इसके लिए नए ब्रांचेज में पढ़ाई की जाए।
तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT पटना के सहयोग से बने, किन किन ब्रांचेज में बने, और इनका नॉर्मल पढ़ाई के अलावा इनकी अलग पढ़ाई होती है, अलग सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और IIT ज्वाइंटली देता है। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 7 निश्चय 2 के कंसेप्ट में थे। तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इस तरह के ब्रांचेज में पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। और इनके जो कोर्सेस हैं, एक होता है नॉर्मल कोर्स पढ़ाई का, एक होता है मार्केट में इंडस्ट्री रेडी और एम्प्लॉयमेंट रेडी कोर्स, वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चलता है, इसका अलग से होता है। इसके कारण भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है। तो जहाँ तक सीट का प्रश्न है, अभी आप देखेंगे कि सीट भी काफी बढ़ा है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो पास कर रहे हैं बच्चे वो तो अलग आंकड़ा है, लेकिन जो प्लेसमेंट वाला हाँ, ये राजकीय अभियंत्रण विद्यालय में 14,553 कैपेसिटी हो गया अलग अलग ब्रांचेस लेकर, और पॉलिटेक्निक में 17,243। एडमिशन भी मोटा मोटी आप देखेंगे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में थ्रू आउट में टेक्निकल एजुकेशन में सारी सीटें नहीं बनी है ब्रांचेस के कारण, परंतु यहाँ 81% सीट इंजीनियरिंग में और 93 से ऊपर पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ती हैं। कुछ ब्रांचेज हैं जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहने के कारण होता है, तो उसको भी हम लोग बदल रहे हैं। और कैंपस प्लेसमेंट होता है, हर कैंपस में इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है, और पटना में सेंट्रलाइज कैंपस प्लेसमेंट होता है। और उसको अगर आप देखेंगे तो लास्ट सालों में आप अभियंत्रण महाविद्यालय में जैसे कि अभी इसी वर्ष 4,745 और पॉलिटेक्निक में 10,501, ये अप्रैल जुलाई 25 से मार्च 26 के बीच में। तो जुलाई से हम लोग का सत्र स्टार्ट होता है, कारण कि सेशन जो अंतिम सेमेस्टर का होता है जून जुलाई में होता है, तो हम लोग जो प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं वो जुलाई से ही उसका गिनते हैं, जुलाई टू जून। तो 15,246 बच्चे आपका विभिन्न प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी पाए हैं। कुछ को 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के भी पैकेज ऑन उनके अपने कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा और कितना ये किया। और सब जगह टीचर हैं, और जो टीचर के सीटें भरी हैं उस सब में नियुक्ति की कार्रवाई चल रही अच्छा है और गुणवत्तापूर्ण दे रहे हैं, और शिक्षकों की नियुक्ति हम लगातार कर रहे हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बोनाफाइड तरीके से, इसलिए हम अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हैं। सर, एक सवाल ये है कि दूसरे प्रदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, इसी के लिए यहाँ सीट खाली रह जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि यहाँ जिनका नामांकन हो गया है और छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। सर मैं देखिए, इसमें तकनीकी शिक्षा में अन्य जगहों पे भी आप जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो आप आंकड़ा लेंगे तो 50% सीटें भी कई जगह नहीं भरती हैं। उसका कारण है कि बच्चों का ब्रांच में इंटरेस्ट, जैसे मैकेनिकल बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और उसका यहाँ मैकेनिकल में हो रहा है, उसको सिविल कहीं मिलेगा तो जा करके वो पढ़ेगा। परंतु जो औसत है देश में सरकारी संस्थानों में एडमिशन का, हमारा 93% हो रहा है। अब उसमें मान लीजिए टेक्सटाइल है, ठीक है, कुछ कोर्स 30 सीटें हैं पर बच्चे 20 ही उसमें इंटरेस्टेड हैं। इस कारण से 5-6% सीटें आपकी तकनीकी संस्थानों में वैकेंट हमेशा रहेंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में 17,000 सीट है, 2 लाख से ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चे, सबका नहीं होता है। अब उसके बाद भी 93% सीटें भरेंगी, क्योंकि कुछ ब्रांच होगा जो नहीं आएगा। प्लस इसमें एक कैलेंडर होता है, 1 काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग। तीसरा काउंसलिंग में बच्चा नहीं लिया तो आप अनवरत इस एडमिशन को नहीं चालू कर सकते, एक पॉइंट पर उसे रोकना पड़ता है। इस कारण कहीं ना कहीं 5%, 10% सीट आपकी हमेशा खाली मिलेगी। सर, कितने बच्चे बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए? सर, बिहार से बाहर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, बाहर से बाहर कितने बच्चे उच्च शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, अब ये ऑथेंटिक डाटा तो हम नहीं दे सकते, परंतु हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जितने बच्चे पहले बाहर पढ़ते थे उससे कई प्रतिशत कम बच्चे अब बाहर पढ़ते। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने बिहार से बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं? सर, बता रहे, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार से बाहर के बच्चों के लिए नीति नहीं है। आज की तिथि में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बिहार का डोमिसाइल होना या यहाँ का मतलब होना अनिवार्य है।
तो इस तरह का अभी नीति नहीं है, इस कारण से बाहर के बच्चे नहीं पढ़े। टीचर आपके बहुत बाहर के हैं। बेहतर प्लेसमेंट के लिए सर किन कंपनियों के साथ आप लोगों ने समझौता किया है? जो बड़ी कंपनियां अगर आती है साल के आखिर में, तो कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं? देखिए, अभी तो बड़ी जो कंपनियां होंगी जो हाई पैकेज देती हैं वो तो कम मात्रा में प्लेसमेंट कराएंगी, और जिनका सैलरी पैकेज कम होगा उनका रिक्वायरमेंट नंबर ज़्यादा होता है। तो बिहार में आप देखेंगे तो सिस्को, HCL, विप्रो, ये सब जो IT की कंपनी है ये सब लेके ज़्यादा मात्रा में जाती है। GE है जो वेल्डिंग में आपका है, L&T है सिविल के लिए ले जाता है, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बहुत सारे अलग अलग हैं काफ़ी, और सबका प्लेसमेंट यहाँ चलता रहता है, सबके सेंटर बने हुए हैं। अखिल भारतीय जो है सो तकनीकी शिक्षा परिषद का 1 मार्च को एक रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें बिहार का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल नहीं है सर। कौन सा निर्देश है? क्या अखिल चीज़? भारतीय तकनीकी शिक्षक 1 मार्च को जारी किया। क्या रिपोर्ट है? उसमें एक भी नहीं है। या क्या चीज़ में, NBA में या क्या में? NBA। हाँ, NBA का एक्रेडिटेशन जो होता है उसका आपको गाइडलाइन समझना पड़ेगा। NBA एक्रेडिटेशन एक बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोगों ने 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के सिविल ब्रांच का NBA एक्रेडिटेशन कराया था। इधर नालंदा के चंडी का भी एक ब्रांच में एक्रेडिटेशन हुआ था। NBA एक्रेडिटेशन के कुछ शर्तें होती हैं। उस शर्तों में एक बहुत बड़ा शर्त है कि जो टीचर्स हैं वो परमानेंट टीचर 3 साल उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज जनरली जो टीचर्स आए बने हैं 22-23 में ज़्यादा, और टीचर्स भी उसी दौरान आए हैं, तो अब NBA के एलिजिबिलिटी को अब हम लोग फुलफिल करने की स्थिति में है। लिहाजा सारे इंजीनियरिंग कॉलेज NBA पर अप्लाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस वर्ष में काफ़ी संख्या में हमको NBA एक्रेडिटेशन मिलेगा, क्योंकि हम उन शर्तों को अब पूरा कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड 2 सवाल है मेरे सर। पहला सवाल ये है कि जितने भी जो 75 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो 75 नए COE जो हैं उसमें कितने जगहों पे टीचर्स के लिए ऑन साइट ट्रेनर्स हैं? देखिए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इसका हब एंड स्पोक मॉडल में था, अब तो सभी का हब कर दिया गया। उसमें है कि एक ब्रांच में एक जगह बनाया गया है, और उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी भी ब्रांच का बच्चा पढ़ सकता है। तो जितने हमारे टीचर हैं इनका IIT में स्पेशल ट्रेनिंग होगा, और इनके द्वारा एग्ज़ाम भी दिया गया कि ये उस कोर्स को पढ़ाने के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। तो वही टीचर स्पेशल ट्रेनर बने और ये वहाँ अलग से क्लास लेते हैं।